अब अगर मैं आज से आपकी वर्तमान स्थिति की बात करूं और अगले 3 साल जब चुनाव 2029 में होगा तो क्या ये 10 चेहरे यानी कि 5 जीतने वाले और 5 हारने वाले, यहाँ कौन सी स्थिति रहेगी? कितने चेहरे बदल सकते हैं? और या फिर मोदी जी सारे के सारे ही बदल देंगे, अमित शाह जी सबको बदल देंगे एक तरफ से, बाकी सब में तो फिट बैठेंगे, लेकिन अगर कहीं 75 प्लस हुआ तो फिर मनोहर लाल जी अनफिट हो जाएंगे 2029 आते आते। राव इंद्रजीत सिंह की कंडीशन ये है कि वो खुद कह चुके हैं कि अब चुनावी राजनीति है उससे अब संन्यास का समय है, हिसार में चेहरा बदलना तय। तो क्या कृष्णपाल गुर्जर जी की टिकट कंफर्म रहेगी आगे, इस पर क्वेश्चन मार्क तो जरूर है। तो अगली बात आ जाएगी नवीन जिंदल की। कुरुक्षेत्र से बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते थे। और अब बात कर लेते हैं उन सीटों की जो 5 सीटें बीजेपी हार गई थी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं कुछ सियासत की जो इस समय पूरे देश के अंदर है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार को 12 साल हो गए हैं केंद्र के अंदर। मोदी जी का जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो कार्यकाल हुआ है वो देश में अब सबसे ज़्यादा हो गया है। नेहरू जी को भी उसमें उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, यानी कि देश के सबसे अधिक दिनों तक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का नाम दर्ज हो गया है। और इस सब को लेकर के पूरा सेलिब्रेट हो रहा है, पूरे देश के अंदर जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है और ये उपलब्धि भी कही जा रही है बहुत बड़ी। लेकिन इधर क्योंकि 12 साल हो गए हैं और मोदी पार्ट 3 को 2 साल हो गए हैं, तो उसके बाद सियासी चर्चाएं, सियासी बातें भी बढ़ती हैं। और मैं आपसे बात करूंगा इसमें हरियाणा को लेकर के। जो तीसरे टर्म के लिए 2024 में चुनाव हुआ था, उस चुनाव में देश के अंदर 400 पार के नारे के साथ भाजपा मैदान में थी और 240 सीटें आई थी, यानी कि जो केमिस्ट्री थी वो सही नहीं बैठ पाई थी। हरियाणा की स्थिति ये थी कि 2019 में 10 के 10 सांसद, 10 लोकसभा सीटें हैं हरियाणा में, 10 की 10 सीटें भाजपा को मिली थी। और जब 2024 आया तो घट करके ये 50% रह गई, 5 हो गई थी। आज की स्थिति ये है क्योंकि अगले 3 साल की तैयारी अभी से शुरू है। 2029 को साधने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की जो मैजिकल जोड़ी है मोदी और शाह की, वो पूरी तैयारियों में है। तमाम प्रकार की सियासत है। तृणमूल कांग्रेस टूट करके अब एनडीए का सबसे बड़ा, बीजेपी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी का जो तृणमूल का बागी गुट है, अगली वीडियो में बात करूंगा आपसे, वो होने जा रहा है। लेकिन अगर इस बीच में हम बात आपसे हरियाणा की कर लें, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें, 5 सांसद जीते थे और 5 हार गए थे। अगर अगली सियासत जो होगी, यानी कि जो चुनाव होना है 2029 का, और अगर यही 10 सीटें रहती हैं तो उन 10 सीटों के लिए आज की परिस्थिति में कौन से चेहरे माकूल रहेंगे? और क्या जो 10 पिछली बार कैंडिडेट थे जिनमें से 5 हार गए, 5 जीत गए, कितने दोबारा दोहराए जा सकते हैं? पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। 10 सीटों पर जो चुनाव संसद वाला हुआ था लोकसभा का, उनमें से 5 सांसद भारतीय जनता पार्टी के बने थे। करनाल से मनोहर लाल खट्टर थे, इस समय केंद्र सरकार के अंदर कैबिनेट वजीर हैं। गुरुग्राम के अंदर राव इंद्रजीत सिंह बने थे, इस समय हैट्रिक मंत्री हैं सरकार के अंदर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वतंत्र प्रभार के साथ में। तीसरे वजीर कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद के हैट्रिक सांसद और हैट्रिक मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो। चौथे सांसद बने थे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से, और 5वें सांसद इसके अंदर बने थे चौधरी धर्मवीर भिवानी महेंद्रगढ़ से। जो 5 सीटें हार गई थी भारतीय जनता पार्टी, उन हारने वालों में एक तो पंडित मोहनलाल बड़ौली थे सोनीपत से, जो भाजपा के अभी पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष थे। बड़ौली साहब चुनाव सोनीपत के लोकसभा का हारे थे। बंतो कटारिया अंबाला से चुनाव हारी थी लोकसभा का। उस समय अशोक तंवर सिरसा से कैंडिडेट थे, वो चुनाव हारे थे लोकसभा का। इसके साथ ही हिसार से रंजीत सिंह चौटाला चुनाव हारे थे लोकसभा का। और 5वें जो हारने वाले थे वो डॉक्टर अरविंद शर्मा थे, वो रोहतक से हारे थे। अब अगर मैं आज से आपकी वर्तमान स्थिति की बात करूं और अगले 3 साल जब चुनाव 2029 में होगा तो क्या ये 10 चेहरे यानी कि 5 जीतने वाले और 5 हारने वाले, यहां कौन सी स्थिति रहेगी? कितने चेहरे बदल सकते हैं? और या फिर मोदी जी सारे के सारे ही बदल देंगे, अमित शाह जी सबको बदल देंगे एक तरफ से? अगर वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो वहीं करनाल से फिर शुरू कर लेते हैं। मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो करनाल से सांसद हैं,
उनका हरियाणा के अंदर अब की बार रिकॉर्ड था चुनाव जीतने का। वैसे करनाल रिकॉर्ड बनाता भी है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर का रिकॉर्ड बना था चुनाव जीतने का। और इसके साथ ही वो हरियाणा से मोदी सरकार के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर वजीर बन गए, मंत्री। लेकिन मनोहर लाल खट्टर न केवल कैबिनेट मंत्री बने, बल्कि उसके साथ साथ मनोहर लाल जी को बहुत महत्वपूर्ण विभाग मिले। और आज की अगर परिस्थिति कहें तो मनोहर लाल उन पर खरे भी उतर रहे हैं। उनकी जो परफॉर्मेंस है उनके डिपार्टमेंट की, चाहे वो पावर मिनिस्ट्री की है, चाहे शहरी आवास विकास की है, वो पूरे एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक हैं। उम्र उन पर असर कोई करती नहीं लगता है। लेकिन जो 2029 में चुनाव होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर 75 का एक क्राइटेरिया बनाया गया था, भले ही उसको अपने अनुकूल, अपने हिसाब से साध लिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी 75 क्रॉस कर चुके हैं। इस हालात में अगर देखें तो फिर बाकी सब में तो फिट बैठेंगे, लेकिन अगर कहीं 75 प्लस हुआ तो फिर मनोहर लाल जी अनफिट हो जाएंगे 2029 आते आते। यानी कि चेहरा बदल सकता है उस परिस्थिति के अंदर। अगली लोकसभा मैंने आपको बताई थी गुरुग्राम से राव इंदरजीत सिंह सांसद हैं, हैट्रिक सांसद हैं, 6 बार सांसद रह चुके हैं आज तक। राव इंदरजीत सिंह की कंडीशन ये है कि वो खुद कह चुके हैं कि अब चुनावी राजनीति है उससे अब संन्यास का समय है। अपनी पुत्री आरती राव को एडजस्ट करना चाहते हैं पूरी तरह से वो सियासत के अंदर। और राव इंदरजीत सिंह उम्र के उस पड़ाव पर भी हैं जहां पर कई बार लोग खुद भी सोच लेते हैं। और राव इंदरजीत तो पहले कह भी चुके हैं एक बार, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि सब समय बताएगा, देखेंगे। लेकिन इसका मतलब आप मान लीजिए कि अगर वो अपनी बेटी को सेट करेंगे, एडजस्ट उनको करना है आगे बड़ी सियासत के लिए भी, तो फिर गुरुग्राम का भी चेहरा बदला जाना तय है। तीसरी बात फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की, कृष्णपाल गुर्जर यहाँ के हैट्रिक सांसद, तीसरी बार मंत्री हैं, तीसरी बार सांसद हैं। पहली बार जिस अंतराल से चुनाव जीते थे, दूसरी बार वो अंतर बढ़ गया था, लेकिन तीसरी बार काफी घटा, बड़ी मजबूत मुकाबला था। आज की परिस्थिति में ये कृष्णपाल भी पूरी तरह एनर्जेटिक हैं, पूरी तरह सक्रिय रहते हैं, लेकिन फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र जो है उनकी उस सियासत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैरेलल पॉलिटिक्स भी बहुत स्ट्रांग हो रही है। कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए पहले 2014 के बाद और 2019 के बाद कोई चुनौती नहीं थी। 2019 के लिए थोड़ी सी चुनौती विपुल गोयल बने थे, लेकिन अकेले थे, अलग थलग, बिल्कुल बात नहीं बन पाई थी उनकी। लेकिन इस बार यानी कि जब 2024 के बाद की सियासत है, 3 वजीर हैं अकेले फरीदाबाद से नायब सिंह सैनी सरकार में, और ये तीनों कृष्णपाल गुर्जर पर, वो विपुल गोयल, राजेश नागर और गौरव गौतम की जो तिगड़ी है, जिसे ट्रिपल लिख के खुद को कहते हैं, वो भारी पड़ती है आज। इस सियासत में अगर देखें तो क्या कृष्णपाल गुर्जर जी की टिकट कंफर्म रहेगी आगे, इस पर क्वेश्चन मार्क तो जरूर है, क्योंकि अगर ये तिगड़ी उन पर भारी पड़ती है तो फिर कोई खेला भी हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी कब क्या हो जाए पता भी नहीं चलता। चौथे सांसद धर्मवीर जी हैं, भिवानी वाले, मैंने बताया आपको। तो धर्मवीर जी की परफॉर्मेंस बेटर है, 3 बार सांसद हैं, सियासत के वो मुकद्दर के सिकंदर हैं, खूब चलते हैं। लेकिन वो खुद ही कह चुके हैं, वो भी अपने बेटे को एडजस्ट करना चाहते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी चाह रहे थे, बात बनी नहीं थी, लेकिन अब धर्मवीर जी खुद ही कह चुके हैं पिछले दिनों के, भाई चुनावी सियासत से अब बस, अब रामारामी करेंगे चुनावी सियासत की। तो इसका मतलब भिवानी के अंदर चेहरा बदलना तय। अगली बात करें तो अगली बात आ जाएगी नवीन जिंदल की, कुरुक्षेत्र से बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते थे, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थे, उनके सामने सुशील गुप्ता। नवीन जिंदल जी 2 बार सांसद रहे थे कांग्रेस से, 1 बार हारे थे, 19 का चुनाव लड़े नहीं थे। वैसे नवीन जिंदल के पिताजी भी सांसद रह चुके थे, उनकी माताजी आजकल विधायक भी हैं, सावित्री जिंदल जी। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी सीबीआई ने सम्मन तो कर दिया, सीबीआई कोर्ट ने उनको, नवीन जिंदल को कोल घोटाले के मामले में। उस मामले में क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, लेकिन जो सियासत है, नवीन जिंदल जी पूरी तरह उनका मन भाजपा में ही लगा रहेगा आगे, ये भी देखना होगा। क्योंकि बड़ी चर्चाएं थी विधानसभा चुनाव में 2024 में कि उनकी माताजी कांग्रेस से टिकट लाने की पूरी तैयारी में थी, बात बन गई थी एक बार। ये तो बीजेपी आला कमान ने ही घंटी बजाई थी उस समय, जो सियासी सोर्स बताते हैं। उस परिस्थिति में, क्योंकि वैसे भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी भी सैनी समाज को प्रमुखता देती रही है,
और जिंदल साहब का जो गैप मार्जिन था जीतने का वो बहुत थोड़ा सा था। इस लिहाज से नवीन जिंदल पर भी पूरा खतरा तो रहेगा, 50-50 तो रहेगा ही रहेगा कम से कम। और अब बात कर लेते हैं उन सीटों की जो 5 सीटें बीजेपी हार गई थी। हिसार से हारे थे चुनाव रंजीत सिंह चौटाला। रंजीत चौटाला, जेपी साहब चुनाव जीते थे हिसार से। रंजीत चौटाला लोकसभा हारने के बाद इंडिपेंडेंट तौर पर विधानसभा भी हार चुके हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी में है नहीं, अगली कोई उनकी स्थिति लगती ही नहीं। लगता है कोई सवाल ही नहीं है कि रंजीत सिंह चौटाला को भाजपा अगली बार कोई कैंडिडेट बना दे, इसलिए हिसार में चेहरा बदलना तय। अगली बात सिरसा की। सिरसा में अशोक तंवर कैंडिडेट थे लोकसभा चुनाव में, उससे कुछ समय पहले ही आए थे। और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आया हरियाणा का, अशोक तंवर जी को लगा कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। एकाएक भाजपा का मंच छोड़ करके कांग्रेस के मंच पर पहुंच गए थे। राहुल गांधी ने खैर मकदम किया था अशोक तंवर का, अब कांग्रेस पार्टी में है आजकल। अशोक तंवर जी का भी भारतीय जनता पार्टी से अब पूरी तरह से नाता जो था वो किल्ली कट। मनोहर लाल जी ने भांजे राजा कहा था उनको, लेकिन अब जो भांजे राजा भी अगर जाएंगे भी नहीं और जाएंगे तो मनोहर लाल जी उन्हें लेंगे भी नहीं, मदद नहीं होगी अब। इसलिए सिरसा का भी चैप्टर क्लोज, नया कैंडिडेट मिलेगा। अशोक तंवर जी की छुट्टी हो चुकी है। अगली बात करूं तो रोहतक की बात। रोहतक से जो कैंडिडेट थे वो डॉक्टर अरविंद शर्मा थे। डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक लोकसभा का चुनाव हारने के बाद इस समय विधायक हैं, आजकल सरकार के अंदर वजीर हैं, मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री, कैबिनेट रैंक है उनके पास, जेल मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। लेकिन अब उनका मन हरियाणा के अंदर ठीक ठाक लगेगा। अरविंद शर्मा जी वैसे भी मुख्यमंत्री की दौड़ में भी थे किसी समय। बहुजन समाज पार्टी से सारी जो उनकी पावर अटॉर्नी ले आए थे एक बार, आपको ध्यान होगा 2014 के विधानसभा चुनाव में मायावती जी से पूरी पावर अटॉर्नी लेकर के आ गए थे। ये अलग बात है कि बात बनी नहीं थी, 2 सीटें चुनाव लड़े थे, हार गए थे, लेकिन अब प्रदेश की सियासत में सेट हैं, सूबे के वजीर हैं, इसलिए रोहतक के अंदर लगता नहीं कि अरविंद शर्मा दोबारा जाएंगे। इस लिहाज से रोहतक के अंदर भी भाजपा का नया चेहरा तय है, कन्फर्म लगा मान लीजिए। अगली सीट अंबाला। अंबाला की मैं आपसे बात करूं तो अंबाला से कैंडिडेट थी बंतो कटारिया। बंतो कटारिया जी चुनाव हार गई थी वरुण मुराना से। इससे पहले रतनलाल कटारिया जी थे, उनके पति 2 बार सांसद रहे थे वो। बंतो कटारिया जी की पार्टी के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं स्टेट की, लेकिन टिकट के नाम पर आप मान लीजिए कि आगे ना है। उनको भारतीय जनता पार्टी अंबाला में अब नया चेहरा ही ढूंढेगी, चाहे वो उम्र का पड़ाव कह लीजिए और चाहे वहाँ के लोकल समीकरण, इसलिए अंबाला के लिए भी ना है। और आखिरी सीट सोनीपत की, जहां मोहनलाल बड़ौली चुनाव हारे थे। सतपाल ब्रह्मचारी वहां से आजकल सांसद हैं। मोहनलाल बड़ौली को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, लगता था कि बात बन जाएगी शायद, लेकिन मोहनलाल बड़ौली जी सक्सेस हुए नहीं थे। रमेश कौशिक यहां पर 2 बार सांसद पहले रह चुके थे, उनका टिकट काट करके मोहनलाल जी को मिला था, लेकिन आगे के लिए लगता है कि मोहनलाल जी का टिकट कटा कटाया है, उनको आगे मुश्किल मिलना है। सोनीपत के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कोई नया चेहरा लेकर के आएगी। इस लिहाज से देखें तो 10 की 10 लोकसभा सीटों में अगला जब चुनाव होगा तो आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। कितने सहमत हैं आप? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।